के जंजाल से निकलकर आइए जरा बात करते हैं ट्रैफिक बैरिकेडिंग की। साहब, ये एक ऐसी समस्या है जिससे तमाम शहरों के नागरिक बहुत परेशान हैं। बैरिकेडिंग क्या है? सबसे पहले मैं जरा दिल्ली के लोगों की बात करता हूं, क्योंकि जितनी बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग आप दिल्ली में देखते हैं, यह बैरिकेडिंग दुनिया के कई देशों में तो आप देखते ही नहीं है, और हिंदुस्तान के कई शहरों में भी बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। लेकिन दिल्ली बैरिकेडिंग की राजधानी है और इसलिए हमारा ज्यादा ध्यान दिल्ली पर होगा। बैरिकेडिंग क्या है? सबसे पहले तो ये आपको समझा दें। बैरिकेडिंग ये है जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस जगह जगह पर इस तरह के बैरिकेड्स लगाती है ताकि ट्रैफिक के वॉल्यूम को रिड्यूस किया जा सके, उसे नियंत्रित किया जा सके और उसके साथ साथ पुलिस अपनी पड़ताल कर सके। लेकिन अब हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस दिखाना चाहते हैं जिससे हम यह साबित करेंगे कि यह बैरिकेडिंग जानलेवा है। सबसे पहले इस बैरिकेडिंग को देखिए साहब, और पीछे लगा जैन देखिए, वहां पर खड़ा एक पुलिस अधिकारी देखिए। और मैं ये सवाल पूछता हूं उन तमाम सुरक्षा एजेंसी के पालकों से, एक बार फिर यह वीडियो चलाइए साहब, बैरिकेडिंग वाला। यह सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यह वीडियो देखिए और जरा पूछिए कि क्या इस पुलिस अधिकारी को पता चल रहा है कि गाड़ी में चलने वाला कौन है? वो एक सामान्य नागरिक है, एक आतंकी है, एक क्रिमिनल है, क्या है वो? नहीं पता लग सकता। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर तरह तरह की बैरिकेडिंग अलग अलग जगहों पर देखने को आपको रोज मिलेगी। ये जरा देखिए, फायर ब्रिगेड को पहुंचना है लेकिन रास्ते में उसे रुकना पड़ता है क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है दोनों तरफ। और ये बैरिकेडिंग किस लिए किया गया है कोई नहीं जानता। यहां पर पुलिस वाला आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा और उस बैरिकेडिंग को रोकने के लिए चेन लगाकर ताला लगाया गया है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड के अधिकारी फायर ब्रिगेड को लेकर आगे बढ़ नहीं चाह पा रहे। और जिस जगह पर आग लगी है, सामने आप देखिए वो आग लगी हुई है, वो आग बुझाने का काम नहीं हो पा रहा। यह बैरिकेडिंग कितनी बड़ी समस्या है, डेट के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। 30 नवंबर 2021 की तस्वीर है। ये देखिए, और ये लॉक किया, कोई मैन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतनी कंप्लेंट्स रेजिडेंट्स कर चुके हैं कि रास्ता खुलना चाहिए। दिल्ली पुलिस, जंगपुरा चौकी, SHO, इनको कुछ भी शर्म नहीं है। इतनी कंप्लेंट्स हो चुकी है। तो ये देखिए, इमरजेंसी में जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये जो वीडियो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये साल भर पुराना जरूर है साहब, लेकिन ये दिल्ली की तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करती है। यह बताता है कि कैसे दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही की वजह से दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। सड़कों पर इस तरह के मानव रहित बैरिकेडिंग की वजह से हर तरह की सुविधा नागरिकों को नहीं पहुंच पाती। मैं आपको यह इसलिए दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि यह बताता है कि हमारे देश में सरकारी तंत्र किस तरीके से जनता को असुविधा मुहैया कराने में अपनी पूरी जान लगा देता है। और अब एक और तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। यह तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं इस गाड़ी में जो आप देख रहे हैं, जिसमें अभी लाल बत्ती आपको दिख रही। उनकी गाड़ी उन्होंने किनारे कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके रूट से एक एम्बुलेंस जा रहा था। देश के प्रधानमंत्री को इस बात का संज्ञान है कि उन्हें क्या करना चाहिए। यह तस्वीर हम आपको अभी कांगड़ा की दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी कैंपेन के लिए पहुंचे थे। उनकी गाड़ी रुक गई, उन्होंने रोक दिया अपनी गाड़ी और एम्बुलेंस को आगे जाने दिया। लोगों को रोकने के लिए देखिए यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, यहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक नागरिक का फर्ज अदा करते हुए अपनी गाड़ी, अपनी कैबिनेट को रोक दिया। लेकिन यह आपको जो तस्वीर दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं, यह दिल्ली की वो मानव रहित बैरिकेडिंग है और यह दिल्ली की वो बैरिकेडिंग है जो सिर्फ ट्रैफिक जैम क्रिएट करने के लिए लगवाई जाती है और पुलिस वाले नागरिकों के ऊपर बस मस्ती से हंसते हुए दिखाई देते हैं। आज तक दिल्ली पुलिस बता दे, एक आंकड़ा जारी कर दे और बताए कि इस तरह की बैरिकेडिंग की वजह से कितने आतंकवादी पकड़े गए। कोई आंकड़ा है कि आपके पास? नहीं होगा, क्योंकि है ही नहीं कोई आंकड़ा इस तरह का। आप जरा सोचिए कि इस तरह की बैरिकेडिंग से निकलने वाली गाड़ियों में टॉर्च लाइट से
क्या कोई पुलिस वाला यह पहचान सकता है कि कोई आतंकवादी चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्या किसी गाड़ी में विस्फोटक है कि नहीं है? क्या किसी गाड़ी में गांजा, चरस, इस तरह के अवैध सामान ले जाए जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे? कुछ नहीं पता चलता साहब, कुछ नहीं। असुविधा होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। यह 9 सितंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यह तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा सकते हैं। इस तरह की बैरिकेडिंग करने का मतलब क्या है? क्या फायदा है इससे? क्या मिल जाता है दिल्ली पुलिस को? दिल्ली की जनता को ट्रैफिक जाम झेलना पड़ता है। दिल्ली की जनता इस तरह के बैरिकेडिंग को देखकर परेशान होती है। दिल्ली की जनता को इससे आज तक कोई फायदा नहीं मिलता दिखा गया। इस समस्या की हद कैसे हुई? हाईकोर्ट के एक जज साहब अपनी मां को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन इस तरह के मानव रहित बैरिकेडिंग की वजह से वो अपनी बीमार मां को लेकर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। तब जाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को इस तरह के मानव रहित बैरिकेडिंग को हटाने के लिए कहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस की कान पर जू भी नहीं रही था। कोर्ट ने दिल्ली में मानव रहित बैरिकेडिंग पर पुलिस से कई तीखे सवाल पूछे। सवाल आपके सामने रखते हैं। यह सब क्या है? सड़क परिवहन के लिए है, रास्ता रोकने के लिए क्यों रखा गया है? पुलिस वाले दिमाग क्यों नहीं लगाते? जब ट्रैफिक पीक आवर्स में होता है तो आप बैरिकेडिंग से सड़क को जाम क्यों करते हैं? मानव रहित बैरिकेडिंग यातायात के जाम का सबसे बड़ा कारण है दिल्ली में। क्या दिल्ली पुलिस सभी रास्तों को बंद कर कर यातायात का पालन कराती है? रात को सारे रास्ते बंद क्यों कर देते हैं आप? मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप आधा घंटा जाम हटाने में लगाते हैं और बेवजह की बैरिकेडिंग से मरीज वक्त तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता। फिर एम्बुलेंस को अफरा तफरी में गाड़ी चलानी पड़ती है। अगर बैरिकेडिंग से कोई फायदा है तो बताइए। क्या अपराधी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब नहीं होते? तो बैरिकेडिंग लगाने का फायदा क्या है? ये तमाम सवाल है जो हाईकोर्ट ने पूछे। कोई भी मानव रहित बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए, उसे हटा दिया जाना चाहिए। इन तमाम निर्देशों के हाईकोर्ट के बाद भी दिल्ली में आज भी जगह जगह पर मानव रहित बैरिकेडिंग है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी किया। साहब देखिए, कागज पर सब कुछ दुरुस्त होता है। ऐसी जगहों पर बैरिकेडिंग ना करें जहां जाम हो जाए और लोगों को असुविधा हो। दिल्ली पुलिस, आइए चलिए हमारे साथ, हम दिल्ली ले चलते हैं आपको। ऐसी ऐसी जगह दिखाएंगे जहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ जाम है और जाम बैरिकेडिंग की वजह से होता है। वो तमाम टीवी चैनल में काम करने वाले लोग जो नोएडा से दिल्ली जाते हैं इस बात को बखूबी जानते हैं कि दिल्ली में एंटर होने का मतलब है रात में 10 बजे के बाद कि बैरिकेडिंग बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। एक पुलिस वाला खड़ा होता है और वो देखता रहता है कौन जा रहा है, बस। और आप कम से कम 20 मिनट जाम में फंसते हैं। ट्रैफिक धीमा हो जाता है। और उससे बड़ी दिक्कत कब होती है? जब जबरदस्त बारिश हो रही है। अभी ठंड का मौसम है, घना कोहरा होने जा रहा है, अंधेरा होता है, बारिश है, कोहरा है और ऐसे में बैरिकेडिंग हो। कई बार तो बैरिकेडिंग दिखती नहीं है और उस समय यह स्थिति हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने तो यहां तक अपील कर दी साहब कि मानव रहित बैरिकेडिंग देखने पर शिकायत करें। शिकायत करें किससे? जब सैया भया कोतवाल तो डर काहेगा। दिल्ली पुलिस के लोग ही बैरिकेड्स लगाते हैं। दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस के खिलाफ शिकायत कीजिए और आपको लगता है कि कोई सुनने वाला होगा। यही स्थिति है दिल्ली पुलिस की। गाइडलाइन जारी कर दी गई। हाईकोर्ट की झाड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने अपना काम कर दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस के कर्मचारी किस लापरवाही के साथ बैरिकेडिंग लगाए रखते हैं, यह अपने आप में दीगर बात है। और इससे पहले कि मैं अगली स्टोरी आपके सामने टीज करूं, मैं बस एक लाइन यह कहना चाहता हूं। कई देशों में खुद जाकर मैं आ चुका हूं। अमेरिका में न्यूयॉर्क में, जो कि सबसे व्यस्त शहर है, अमेरिकी राष्ट्रपति जब वहां पर होते हैं तो बैरिकेडिंग की जाती है। इसके अलावा दुनिया में कहीं पर भी, अमेरिका में कहीं पर भी आपको बैरिकेडिंग नहीं दिखेगी। क्या अमेरिका में आतंकवादी नहीं पकड़े जाते? क्या वहां क्रिमिनल्स नहीं पकड़े जाते? ब्रिटेन में कोई बैरिकेडिंग दिखा दे मुझे। जर्मनी में दिखा दीजिए आप, बर्लिन में। चलिए हम छोटे से और देशों की बात कर लेते हैं। मलेशिया में बैरिकेडिंग दिखा दीजिए, सिंगापुर में बैरिकेडिंग कहीं दिखा दीजिए। दुनिया में कहीं पर भी बैरिकेडिंग का इस तरह से बेजा इस्तेमाल नहीं होता जितना दिल्ली में होता है। और यह पुलिस की इनएफिशिएंसी और अकर्मण्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है।
60 और 70 के दशक में शीत युद्ध ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रखा था। अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन अब एक नए शीत युद्ध की चर्चा हो रही है और यह है चीन और अमेरिका के बीच। ये दो सुपर पावर हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन क्या वाकई में चीन और अमेरिका, इन दोनों देशों के बीच जो तनातनी है, इसे हम शीत युद्ध पार्ट 2 कह सकते हैं? इसके बारे में कुछ सवाल आज हम आपके सामने उठाने जा रहे हैं। ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने आज तक कभी भी एक दूसरे पर कोई वार नहीं किया, इन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ये दोनों देश एक दूसरे को अपनी अपनी जबान में बेइंतहा धमकियां देते रहते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम विकासशील देश भारत को मिलाकर इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त असर पड़ता है, क्योंकि पूरी दुनिया की मार्केट डगमगा जाती है। हर अर्थव्यवस्था इस बात को लेकर चौंक जाती है कि अगर चीन और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध जैसी स्थिति हो या युद्ध जैसी हालात पैदा हो जाएं, तो दुनिया का क्या होगा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर अमेरिका, अगर ये दोनों देश आपस में भिड़ जाएं तो कयामत ही आ जाएगी। लेकिन आए दिन जो जबानी हमले ये दोनों देश के प्रतिनिधि एक दूसरे पर टीका टिप्पणी के तौर पर करते रहते हैं, ये धमकियां पूरी दुनिया को हिलाती हैं। अब G20 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात को लेकर हर किसी के दिल में संशय था। एक लंबे अंतराल के बाद, खास करके रूस और यूक्रेन की युद्ध के बाद, यह पहला मौका था जब राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन इसके ठीक पहले माहौल बड़ा गर्म बना दिया गया था। G20 समिट में बाइडेन ने चीन पर एक बार फिर से हमला बोला। मुलाकात से पहले जो बाइडेन ने कहा कि ताइवान के खिलाफ चीन का बलपूर्वक आक्रामक रवैया कतई मंजूर नहीं है। अगर उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रमों पर जल्द रोक नहीं लगी और इसमें चीन विफल रहा तो अमेरिका एशिया में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब जरा आप इस बात को समझ लीजिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए क्या कहा। शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका के साथ चीन के संबंध के बीच ताइवान एक रेड लाइन है। अमेरिका को किसी भी कीमत पर इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लांघना नहीं चाहिए। ताइवान को अमेरिका से अलग करने की कोशिश, माफ कीजिएगा, ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश उसके मौलिक हितों का उल्लंघन होगा। ये बातें जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर उभरती है? ये तस्वीर आती है कि अमेरिका और चीन बस एक दूसरे से भिड़ने को तैयार बैठे। दरअसल चीन और अमेरिका ऐसे मजे हुए खिलाड़ी हैं जो पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। अमेरिका और चीन के बीच में यह टकराव, इसकी असली वजह पूरे दुनिया पर अपना डोमिनेंस, अपना कंट्रोल है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर तरह तरह से हमले करते दिखाई देते हैं। यह लड़ाई किस मुद्दे पर है? साउथ चाइना सी और उस पर वर्चस्व की लड़ाई। साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में विवाद बहुत पुराना है। इसके साथ साथ ताइवान, जो कि चीन से अलग एक देश है जिसे अमेरिका ने मान्यता दे रखी है, उसे लेकर चीन हमेशा आपत्ति उठाता रहता है। फिलीपींस, जहां पर अमेरिका ने अपना एक पूरा नेवल बेस बना रखा है, मिलिट्री बेस बना रखा है, फिलीपींस के कई टापुओं पर चीन अपना अधिकार जमाता है ग्रेटर चाइना टेरिटरी के आधार पर। इसलिए दोनों देशों के बीच में तनातनी बनी रहती है। और उसके बाद बात करते हैं कोरिया की। उत्तर कोरिया के पीछे चीन खड़ा है और दक्षिण कोरिया के पीछे अमेरिका, और इन दोनों के बीच में है द 32nd पैरेलल। और इसी लाइन को लेकर दोनों देश आपस में भिड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर जबानी जंग होती रहती है। कभी उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल दाग दिए जाते हैं तो दक्षिण कोरिया गन का परीक्षण कर देता है। अमेरिका और चीन एक दूसरे के खिलाफ तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उत्तर और दक्षिण कोरिया एक दूसरे के खिलाफ तमाम बातें कहते हैं जिसमें दोनों देश बैकिंग कर देते हैं।
अब जरा सोचिए, जब इतने फ्लैश पॉइंट बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है तनातनी का माहौल बनेगा। साउथ चाइना सी में भी इसी तरह का माहौल बना हुआ है। ताइवान को लेकर भी फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। फिलीपींस को लेकर फ्लैश पॉइंट है। जापान को लेकर फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि जापान के कुछ द्वीप पर चीन अपना आधिपत्य बताता है और जापान की पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है। इसके साथ साथ साउथ चाइना सी में कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन साउथ चाइना सी के देशों के तटों पर चीन अपना आधिपत्य बताता है। साउथ चाइना सी का विवाद 1948 से चला आ रहा है। चीन पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है। अमेरिका ने इस क्षेत्र में कई अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं। चीन का कहना है कि बिना अनुमति के अमेरिका ने यहां पर जो युद्धपोत तैनात किए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय तमाम अनुवाद और उसके साथ साथ संधियों का उल्लंघन है। ताइवान का विवाद यह बताता है कि चीन ताइवान को अपने ग्रेटर चाइना का हिस्सा मानता है और ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। 1949 से चीन और ताइवान के बीच में टकराव जारी है। वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान पर चीन अपना आधिपत्य करना चाहता है और ताइवान के पीछे खड़ा कौन है? अमेरिका। यानी कि आप फ्लैश पॉइंट दर फ्लैश पॉइंट देखते चले जाइए। चीन और अमेरिका एक दूसरे के सामने है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर आगे है और अमेरिका अपने विस्तारवादी नीति को अपने तमाम बेसिस, आर्मी बेसिस के जरिए जस्टिफाई करता हुआ दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ दोनों देशों के बीच में यह तनातनी का माहौल बना हुआ है आज भी। लेकिन क्या आप जानते हैं अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चीन। कितनी विषमता है ये। चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका और चीन के बीच में होता है। और इसमें जो मजेदार बात है वो ये कि बैलेंस ऑफ ट्रेड चीन के फेवर में, यानी कि चीन का बहुत सारा पैसा अमेरिका के पास उधार पड़ा हुआ है, क्योंकि उतना सामान चीन अमेरिका को दे चुका है उधार पर। तो क्या अमेरिका कभी भी चीन के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ सकता है? अमेरिका की पूरी इकोनॉमी 1/3 उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए अगर चीन अपना सामान, अपना माल अमेरिका में बेचना बंद कर दे। ये तमाम मुद्दे हैं साहब जो आज हम सबके सामने हैं। इसके बावजूद आप देखते हैं कि ये दोनों देश आमने सामने हैं। और अभी मजेदार बात देखिए, G20 के सम्मेलन में जहां दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, वहां चर्चा इस बात की हो रही है और यह कहा जा रहा है कि देयर इज नो कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। कोई भी शीत युद्ध नहीं है अमेरिका और चीन के बीच में। तो फिर ये गीदड़ भभकी किसके लिए? ये पोजिशनिंग किसके लिए? इसके 3-4 जवाब हैं जो अब मैं आपके सामने रख देता हूं। ये कोरी धमकी इसलिए दी जाती है ताकि दोनों देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। सबसे पहली बात, अमेरिका का पूरा आर्म्स लॉबी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चलाता है। अगर चीन का खतरा नहीं है अमेरिका को, तो हथियार का उत्पाद क्यों होगा? अगर हथियार का उत्पाद नहीं होगा तो अमेरिका की तमाम गन फैक्ट्री बंद हो जाएगी। गन फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए अमेरिका चाहता है कि डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ता रहे और इसलिए उसे एक खतरे की आवश्यकता हमेशा होती है। उसका सबसे नया खतरा है चीन। चीन की तरफ चले जाइए। चीन के लिए अमेरिका क्यों खतरा बना हुआ है? इसलिए क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका का खतरा दिखाकर चीन के नागरिकों को यह डराते हैं कि अगर चीन ने अपनी संप्रभुता के लिए, अपने डिफेंस के लिए उन जैसे नेता को नहीं रखा तो अमेरिका चीन पर हमला कर चीन को तबाह कर देगा। अगर चीन अपनी राष्ट्रीयता की भावना को अपनी जनता के बीच में नहीं पिरोएगा तो चीन शी जिनपिंग की सत्ता को जायज नहीं ठहरा पाएगा। और यही वजह है कि ये दोनों देश एक दूसरे को दुश्मन के तौर पर अपनी जनता के सामने प्रोजेक्ट करते हैं, ताकि दोनों देशों की जनता इस बात को मानती रहे कि अमेरिका में आर्म्स का प्रोडक्शन होते रहना चाहिए, हथियार बनते रहने चाहिए और हथियार की फैक्ट्री चलती रहनी चाहिए। क्योंकि अगर चीन ने हमला कर दिया तो फिर इसका मुकाबला सिर्फ अमेरिका और अमेरिका की रक्षा बना संबंधी कंपनियां कर सकती हैं। और चीन के लिए अमेरिका दुश्मन के तौर पर इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर अमेरिका का खतरा नहीं होगा तो पूरा चीन एकजुट नहीं होगा और शी जिनपिंग के नेतृत्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
इसी वजह से दोनों देश एक दूसरे को हमेशा दुश्मन बताते रहते हैं। और आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम और आप अपनी सेहत को सुधार करने के लिए बड़े जतन करते हैं। खास करके कोरोना के बाद से तो हमें इस बात की सनद है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए व्यायाम आवश्यक है। वो तमाम लोग जो भारत में रहते हैं, जो योग कर सकते हैं, वो योग के जरिए अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन जो युवा पीढ़ी है हमारी, वो अपने आप को जिम जाकर स्वस्थ रखने की कोशिश करती है। और साहब, जिम जाने का फर्क भी पड़ता है। आपकी बॉडी अच्छी बनती है, सही जगह पर आपके मसल्स डेवलप होते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और वो कपड़े आपके ऊपर फपते हैं, जचते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एक बढ़िया शेप वाली बॉडी। लेकिन अब हम आपके सामने ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इनको जरा गौर से देखिएगा, जरा नाम पढ़िएगा इनके। एंड्रोल्ड जिम, लाल घी जिम, सॉलिड फिटनेस सेंटर, रिफ्लेक्स जिम, फर्स्ट जिम। देश के कोने कोने में, छोटे छोटे शहरों में भी आज तरह तरह के जिम खुल रहे हैं। क्या आप जानते हैं, ये तमाम जिम, ये व्यायामशाला बिना किसी लाइसेंस के हैं। गली मोहल्लों में जो जिम खुल रहे हैं, जहां पर हमारे नौजवान पीढ़ी जाती है अपने आप को फिट रखने के लिए, इन सभी जगहों पर किसी तरह का परमिशन नहीं है। इनके पास वेंटिलेशन नहीं है, इनके पास सही जगह नहीं है, इन जिम्स में स्पेशल प्रोफेशनल्स नहीं है, ट्रेनर्स नहीं है। जो लोग यहां पर जिम करवाते हैं उन्हें किसी तरह का अनुभव नहीं है, और इस अनुभवहीनता की वजह से लोग गलत तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी सेहत खराब होती है, जान तक जाती है। हमारे यहां ये पुराना जुमला है, नीम हकीम खतरे जान। ये कहावत वक्त दर वक्त सही साबित होता है। आपने देखा होगा आजकल हमारे कई सेलिब्रिटीज हैं, कोरोना के बाद खास करके, जो कि जिम में वर्कआउट करते समय अफसोसजनक तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। और हम समझते हैं कि क्या जिम जाने से किसी की मृत्यु हो रही है? नहीं साहब, गलत तरीके से जिम का इस्तेमाल करना और गलत जिम में जाने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब कुछ नाम आपके सामने रख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हाल फिलहाल हुई है, और ये सारे लोग जिम में वर्कआउट करते समय अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए। सिद्धांत सूर्यवंशी, टीवी एक्टर, हाल ही में आपने देखा होगा, उनकी मृत्यु जिम के वर्कआउट के दौरान हुई। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जिम का वर्कआउट कर रहे थे, हार्ट अटैक आया। दीपेश भान, टीवी एक्टर, जिम का वर्कआउट कर रहे थे, उनकी मृत्यु हुई। सिद्धार्थ शुक्ला, टीवी सीरीज में बहुत प्रचलित नाम, टीवी एक्टर, जिम का वर्कआउट कर रहे थे, उनकी मृत्यु हुई दिल का दौरा पड़ने से। क्या यह सब कुछ कोविड या कोरोना की वजह से है? बिल्कुल नहीं। इसमें से बहुत सारे लोग इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या वो सही डाइट ले रहे थे, क्या उनका फिटनेस रिजीम सही था, क्या उनके ट्रेनर्स सही थे, क्या वो ओवर जिमिंग कर रहे थे, क्या उन्होंने अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा जिम और एक्सरसाइज करने की कोशिश की? इन सवालों का जवाब आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। भारत में जिम के लिए स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस लेना एक मैंडेटरी प्रावधान है। लघु एवं कुटीर उद्योग के तहत हर जिम का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप दिल्ली में जिम खोलना चाहते हैं तो दिल्ली के नगर निगम से जिम खोलने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। मजेदार बात यह है कि दिल्ली में चाय की दुकान, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, स्पा, ऑडिटोरियम और मटन शॉप के लिए जो फॉर्म भरना पड़ता है, वही फॉर्म जिम खोलने के लिए भी भरना पड़ता है। कसाई की दुकान और जिम दोनों के लिए एक ही तरह का पर्चा है। क्या ये दोनों एक काम करते हैं? जिम में जाने वाले लोग जिस आधार पर जिम में पहुंचते हैं, क्या उस आधार को कोई रेस्टोरेंट पूरा कर सकता है? क्योंकि दिल्ली नगर निगम रेस्टोरेंट के लिए और तमाम जगहों के लिए एक ही तरह का फॉर्म रखती है। अब हम इसका कंपैरिजन अमेरिका से कर रहे हैं। अमेरिका में अगर आप जिम खोलते हैं तो जिम खोलने के लिए क्या क्या प्रावधान आपके लिए मस्ट है? सर्टिफाइड ट्रेनर आवश्यक है।
सर्टिफाइड ट्रेनर का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। जिस जगह पर जिम खोला जाता है वहां उचित वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई सही हो। स्वास्थ्य और खेल मंत्रालय जिम खोलने की अनुमति देता है और कोई भी ओनर अपना जिम तभी खोल सकता है जब उसके पास बिजनेस लाइसेंस हो। अमेरिका के बाद अब हम ब्रिटेन के जिम के नागरिकों की सेहत और सुरक्षा को लेकर वहां पर क्या व्यवस्था है आपके सामने रखते हैं। सर्टिफाइड ट्रेनर और सर्टिफिकेट के साथ अगर ट्रेनर है तभी आप जिम में काम कर सकते हैं। लोकेशन पर वेंटिलेशन अगर उचित है तभी आप जिम खोल सकते हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य और खेल मंत्रालय के द्वारा अनुमति मिलने पर ही जिम खोला जा सकता है। लोकल एनवायरमेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट से अनुमति लेनी पड़ती है और म्यूजिक प्ले के लिए अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। जिम के ओनर को इंश्योरेंस का इंतजाम करना पड़ता है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस से जिम को रजिस्टर कराना पड़ता है ताकि फिटनेस प्रोग्राम को लाइव टीवी पर दिखाया जा सके और उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अगर आप जिम में जा रहे हैं साहब तो कृपा करके इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। जिम में जाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बिना डॉक्टर की सलाह के जिम में मत जाइए। जिम में जो आप अपना टारगेट रखना चाहते हैं, अपना जो गोल रखते हैं, डॉक्टर से उसके बारे में बातचीत कीजिए। वो डॉक्टर लाइसेंस प्राप्त हो, जो जिम के बारे में जानता हो, तभी जाइए। जिम का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी मेडिकल हिस्ट्री जरूर जानिए। जिम के लाइसेंस के बारे में जरूर पड़ताल कीजिए और उसके बाद यह जरूर देखिए कि जिम के आसपास अस्पताल है कि नहीं। यह भी जरूर देखिए कि क्या पुलिस के द्वारा जिम खोलने के लिए जिम ओनर के पास सर्टिफिकेट है या नहीं। यह तमाम चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी दर्शक के साथ कभी कोई अनहोनी या दुर्घटना हो। जिम जरूर कीजिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन ख्याल से। आप स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, बस जान मत गवाइए। हमने इस कार्यक्रम के लिए आपसे एक सवाल पूछा था। चलती सड़कों पर मानव रहित बैरिकेडिंग पुलिस का अतिक्रमण है क्या? 67% हमारे दर्शक मानते हैं कि अतिक्रमण है। 33% हमारे दर्शक इसे अतिक्रमण नहीं मानते। आपने अपनी राय रखी, इसका हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बढ़ चढ़कर हमारे पूछे गए सवाल का जवाब देंगे। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए भारत 24। धन्यवाद।